दोस्तों, ये समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था और कभी भी ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते थे और अगर ऐसा हो जाता तो शायद ये पूरी की पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती। क्योंकि दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर अब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होता है तो ये न्यूक्लियर वॉर होगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ से इंसानों की नस्ल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर काबू से बाहर जा रही थी, तब ऐसा ही लग रहा था कि शायद अब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमले किए गए, उसके साइड इफेक्ट से तो पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। और इन हमलों के बाद सभी देश अमेरिका की खतरनाक शक्ल से भी रूबरू हो चुके हैं। और अगर अमेरिका से कोई टक्कर ले सकता था तो वो था सोवियत यूनियन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन ही वो कंट्री थी जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को बना लिया था। इसके अलावा इन्होंने कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट करके अमेरिका को यह इशारा भी दे दिया था कि अगर सोवियत यूनियन से अमेरिका टकराएगा तो सोवियत यूनियन भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका सोवियत यूनियन को जापान समझने की गलती बिल्कुल ना करे, क्योंकि सोवियत यूनियन जापान की तरह हमले के बाद चुपचाप नहीं बैठने वाला। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इन दोनों कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा दूसरी कंट्री को तबाह करने के लिए तैयार थे, फिर चाहे इन कंट्रीज को जमीन से हमला करना हो, हवा से या फिर समुद्र से। दुनिया के सभी देश ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर इन दोनों देशों में से कोई भी देश न्यूक्लियर अटैक करता है तो दूसरा देश भी शांत नहीं बैठेगा। दूसरी कंट्री भी इस हमले का जवाब परमाणु हमले से करेगी और इन परमाणु हमलों की वजह से जो तबाही मचेगी, उसके रिजल्ट जापान की तबाही से कई गुना बढ़कर निकलेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस न्यूक्लियर हमले के बाद पूरी पृथ्वी से इंसानों की नस्ल 70% तक खत्म हो जाएगी। दूसरे देशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका और सोवियत के एयरक्राफ्ट 24 घंटे हवा में तैयार रहते थे। साथ ही साथ इन दोनों देशों ने जो न्यूक्लियर सबमरीन इंटरनेशनल वाटर में एक दूसरे से छुपा कर रखी थी, उन्हें भी सिर्फ एक इशारे का इंतजार रहता था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका ने तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इटली और टर्की में भी इंस्टॉल करवा दिया था। अमेरिका ने इन दोनों देशों में ये न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए इंस्टॉल करवाए थे क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज नाटो अलाइन थी। इसके अलावा जहां अमेरिका सोवियत यूनियन से काफी ज्यादा दूर था, वहीं ये दोनों कंट्रीज सोवियत यूनियन के बहुत करीब मौजूद थी। अपनी मिसाइल को इटली और टर्की में इंस्टॉल करवाने के बाद अमेरिका और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि यहां से वो सोवियत यूनियन के वेस्टर्न पार्ट को बहुत ही आसानी से हिट कर सकता था। लेकिन जैसे ही इस बारे में सोवियत यूनियन को पता चला तो उन्होंने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के करीब इंस्टॉल करने का फैसला ले लिया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा था कि आखिर सोवियत यूनियन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल करवाए तो किस जगह पर। और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल करने के लिए सोवियत यूनियन के पास अमेरिका से सिर्फ 200 किलोमीटर साउथ ईस्ट में मौजूद क्यूबा आइलैंड से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस वक्त क्यूबा में प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जिसे अमेरिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसके अलावा क्यूबा सोवियत यूनियन का अलाइन भी था, क्योंकि सोवियत यूनियन ही असल में कम्युनिज्म का सेंटर पॉइंट था। कम्युनिज्म का मीनिंग होता है कि सारे बिजनेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे और सभी को उसका बराबर हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि ना तो कोई इंसान अमीर होगा और ना ही गरीब। वहीं अमेरिका ये चाहता था कि पूरी दुनिया में एक कैपिटलिस्ट सिस्टम चले, यानी कि एक ऐसी मार्केट हो जो जब चाहे अपना बिजनेस करे और प्रॉफिट कमाए। और अमेरिका क्यूबा आइलैंड के ऊपर कब्जा करके वहां के कम्युनिज्म सिस्टम को खत्म करना चाहता था। लेकिन अमेरिका ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि अमेरिका को पता था कि क्यूबा के पास सोवियत यूनियन का सपोर्ट है। सोवियत यूनियन क्यूबा को वेपन्स की सप्लाई करता था और इसी वेपन सप्लाई के बदले में सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा के प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो के साथ एक सीक्रेट डील करी। इस डील के अकॉर्डिंग सोवियत यूनियन अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल IBM को क्यूबा में सीक्रेटली इंस्टॉल करेगा और इसके बदले में सोवियत यूनियन क्यूबा को हमेशा अमेरिका से प्रोटेक्ट करेगा। इस डील के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। सोवियत यूनियन ने बहुत ही चुपके से अपनी मिसाइल को क्यूबा की अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल भी करवा दिया। लेकिन ये खबर किसी तरह से अमेरिका में फैल गई। इस खबर के फैलते ही
लोगों के अंदर खौफ फैल चुका था कि अब फ्लोरिडा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल करवा दिए हैं, जिन्हें अगर अमेरिका के फ्लोरिडा में हिट किया जाता है तो यहाँ रहने वाली पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। जब व्हाइट हाउस को इस बारे में पता चला तो साल 1962 में स्टेट इलेक्शन कैंपेन के वक्त लोगों के दिलों से डर खत्म करने के लिए उन्हें यकीन दिलाया गया कि यह सिर्फ एक अफवाह है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इस बात की रियलिटी जानने के लिए यूएस एयरफोर्स के U-2 सप्लाई प्लेन का लगातार इस्तेमाल किया गया। यह एयरक्राफ्ट क्यूबा आइलैंड के ऊपर गया और वहां से कुछ तस्वीरें कैप्चर करके लाया, और इन तस्वीरों में मीडियम रेंज R-12 और मीडियम रेंज R-14 बैलिस्टिक मिसाइल्स दिखाई दे रही थी। और इन तस्वीरों से यह बात साफ हो गई कि सोवियत यूनियन क्यूबा आइलैंड में अपनी मिसाइल इंस्टॉल कर चुका है। जब इस बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता चला तो उन्होंने क्यूबा आइलैंड के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया। अमेरिका एयर स्ट्राइक के जरिए पहले सोवियत यूनियन के ICBM मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था और फिर क्यूबा आइलैंड पर कब्जा करना चाहता था। अमेरिका का यह प्लान काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इससे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती थी, क्योंकि अगर अमेरिका क्यूबा आइलैंड पर हमला करेगा तो उसे सोवियत यूनियन पर हमला करना समझा जाएगा, और ऐसा होने पर दोनों ही कंट्रीज के वार की शुरुआत हो जाएगी, जिसे किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। जैसे ही अमेरिका के इस इरादे की खबर सोवियत यूनियन को लगी तो उन्होंने अमेरिका को जवाब देने के लिए एक सोवियत B-59 न्यूक्लियर सबमरीन क्यूबा आइलैंड के पास कैरिबियन सी की गहराई में छुपा दी। इसके अलावा सबमरीन के क्रू को यह इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अगर जंग की शुरुआत होती है तो वो बिना किसी परमिशन लिए न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर दें। यह सबमरीन यूएस नेवी की नजर से छुपाकर पानी में इतनी गहराई में पहुंच चुकी थी कि इसका मॉस्को से रेडियो कांटेक्ट भी टूट गया था। यह सबमरीन अरेबियन सी में छुपी हुई थी कि तभी यूएस नेवी को इस सबमरीन के कैरिबियन सी में होने का डाउट हो गया। इसके बाद यूएस नेवी ने उस लोकेशन पर पहुंचकर छोटे छोटे बॉम्ब सबमरीन के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए ताकि सबमरीन पानी के ऊपर जाकर अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाए। लेकिन इस सबमरीन का कांटेक्ट तो वैसे मॉस्को से टूट चुका था, और जब यहाँ बॉम्ब फेंके गए तो उन्हें लगा कि शायद अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और यही टाइम है न्यूक्लियर मिसाइल को फायर करने का। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस सबमरीन के क्रू को बिना परमिशन के मिसाइल लॉन्च करने की अथॉरिटी दी गई थी, लेकिन इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले सबमरीन में मौजूद तीनों ऑफिसर्स की रजामंदी बहुत जरूरी थी। जब इस मिसाइल को लॉन्च करने की बात की गई तो उनमें से 2 ऑफिसर्स तो इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें से एक ऑफिसर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इस ऑफिसर का नाम था वसीली आर्किपॉव। ये बाकी ऑफिसर्स के खिलाफ गए और मिसाइल को लॉन्च नहीं करने दिया। इनका कहना था कि न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करना बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि उनके पास लड़ाई शुरू हो जाने की कोई कंफर्मेशन नहीं है। काफी देर तक यहाँ मौजूद ऑफिसर्स में बहस होती रही। इसके बाद ये फैसला किया गया कि वार स्टार्ट होने की कंफर्मेशन लेने के लिए पहले ये लोग सबमरीन को लेकर सरफेस पर आएंगे और मॉस्को से कांटेक्ट करेंगे ताकि उन्हें सिचुएशन का पता चल सके। उस वक्त दोनों ही देशों के बीच टेंशन काफी ज्यादा था और तभी इस टेंशन को खत्म करने के लिए रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सोवियत यूनियन अपनी मिसाइल को क्यूबा आइलैंड से वापस मंगवा लेगा, लेकिन अमेरिका भी क्यूबा आइलैंड पर कभी कब्जा नहीं करेगा और साथ ही साथ अमेरिका भी इटली और टर्की से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को हटा लेगा। दोस्तों, 12 दिन तक चलने वाली इस टेंशन को दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानती है। दूसरी तरफ जब B-59 सबमरीन अरेबियन सी के सरफेस पर पहुंची तो उन्होंने मॉस्को से कांटेक्ट किया, तो मॉस्को ने उन्हें वापस सोवियत यूनियन लौट जाने का ऑर्डर दे दिया। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऑफिसर वसीली आर्किपॉव वो इंसान है जिनके एक फैसले ने वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू होने से रोक दिया और पूरी दुनिया को तबाही में जाने से बचा लिया। ऑफिसर ने यह फैसला नहीं लिया होता तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई होती और इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान भी नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा।